हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 33वां वीडियो है, जिसमें हमने लिया है परीक्षा आधारित प्रश्न को, जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और ख़ास करके तो आपको पता है कि मैं कमज़ोर छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और ये वीडियो बेसिकली सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो स्टूडेंट अच्छे होंगे, जिसकी तैयारी अच्छी होगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो कमज़ोर होंगे वह अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, 10 इंटू 5 मीटर बीमाओं की एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो है 3 बीमा किस में होता है? 3 बीमा। तो आपका जवाब होगा 3 डायमेंशन वाला फिगर में, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर हमको अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर मान सकते हैं ये क्या है, एल है, ये बी है और ये एच है। तो ये 3 चीज़ हमें कहाँ देखने मिलते हैं? घनाभ में, है ना। तो घनाभ में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी लंबाई की छड़ जो रख सकते हैं वो कितनी लंबाई की हो सकती है, अगर घनाभ देखे होंगे तो। जैसे कहने का मतलब, चलिए ये मैंने कुछ घनाभ बना दिया। तो ये त्रिविमीय आकृति है ना। तो इसमें अगर मैं घनाभ में सबसे लंबी छड़ रखने की बात करूं तो ये इसका विकर्ण होगा। क्या होगा? विकर्ण। जैसे सीधा सिंपल सी बात समझिए, घर एक किस प्रकार का है, आपके रूम या जो मैनुअली जो पक्का का मकान होता है वो कहीं ना कहीं घनाभ आकार के होंगे। बात समझ रहे हैं? तो भले ही जिसका 10 बाय 10 का हो सकता है उसका स्क्वायर यानी वर्गाकार का हो, लेकिन ज़्यादातर घर घनाभ आकार के होते हैं। तो इसमें घनाभ की विकर्ण के बारे में पूछ रहा है, जो सबसे यानी कोनी जो सबसे लंबा छड़ रखा जा सकता है, यानी विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? तो लंबा छड़ कहने का मतलब कि घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, और अगर लंबा छड़ की बात करें तो यही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस फिर बी क्या है? 10 का स्क्वायर, फिर एच क्या है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100 प्लस 25, ये है ना। तो यहाँ से मिला जुला के ये कितना हो गया? 225। 225 का वर्गमूल कितना? 15, ये ना। तो ये 15 मीटर का छड़ होगा जो सबसे लंबा होगा। इस घनाभ में 15 मीटर का छड़ जो होगा वह सबसे लंबा होगा, यानी इस कोने से इस कोने, या तो इस कोने से इस कोने, यानी 13 कोने रख सकते हैं घर में, ठीक है। तो ये आपका सबसे लंबा छड़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहता एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं समचतुर्भुज की फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर मान लेता हूं, प्रॉपर नहीं हो बना होगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट देखता हूँ, ये तो वर्ग बन सकते हैं, आयत बन जाएंगे। ओके, तो समझिए कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये जिसकी भुजा हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर दिया है, एक विकर्ण की बात करूँ तो ये 24 सेंटीमीटर दिया। ये टोटल क्या है, यानी अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ ABCD, तो ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर आप फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ D1 इंटू D2। लेकिन D1 तो हमें दिया है, विकर्ण ए को दिया है, कितना है? 24। और दूसरी बात हमें भुजा दिया है, क्या दिया है? भुजा।
भुजा, तो हमें अगर D2 पता चल जाए तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर हमें D2 पता चल जाए, AC पता चल जाए, तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट कटा तो ये वाला जो है ये 12-12 में डिवाइड हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कहीं ना कहीं यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। अगर आप तरीके से देखें तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। जो ये वाला भुजा है वो 20 है, कोई इनमें से एक भुजा 12 होगा, तो ये भुजा आप फाइंड कर सकते हो, यानी यहाँ से आधा इसका फाइंड कर सकते हो, है ना। ये कहीं ना कहीं ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर लगा सकते हैं ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट लगा सकते हैं, या तो फिर पाइथागोरस भी लगा कर निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा। तो यहाँ पर 12, 16, 20 का ट्रिपलेट बनता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 16 है। तो आधा 16 तो पूरा, ये भी 16, इधर भी 16, तो 16-16 कितना? 32। 16-16 कितना होगा? 32। तो D2 कहीं ना कहीं फाइंड हो गया 32। बस आराम से लगाइए, आप निकल जाएगा। नहीं समझे तो पुनः पीछे करके देखने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, मेरे करने से पहले आप अपने से ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, D1 24, D2 हमने कितने निकाल लिए? 32। तो इसको हल कीजिए, कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा 12। तो 32 गुना 12 कर दीजिए, जो भी होगा वो आंसर होगा। 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नहीं समझे तो मैं पुनः समझाने का कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, हमें D1 पता था कि D1 इसने दिया है 24, और एक भुजा दे दिया, और ये क्या बोला? समचतुर्भुज। इसका मतलब सभी भुजा इसकी बराबर है, AD, DC, BC, AB सभी बराबर है। तो जब समकोण त्रिभुज यानी समचतुर्भुज में जब मैं किसी इस प्रकार से कटाता हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जब ये भुजा 20, तो और यहाँ पर हमें कोई एक विकर्ण दे दिया। विकर्ण जो होता है यहाँ पर जो बांटता है बराबर बराबर में बांट देता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बराबर बराबर में क्या करता है? बांट देता है। तो 24 दिया था, तो इधर 12, इधर भी 12, तो ये 12, 20 और 16 का ट्रिपलेट बन गया। तो 16 इधर, तो 16 इधर भी, क्योंकि इधर भी ये बराबर बराबर में बांट देगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट यहाँ से निकल गया। देखिए, अब हो सकता है कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ट्रिपलेट मैंने कैसे फाइंड कर दिया। यहाँ पर हमें 3, 4, 5 का ट्रिपलेट दिखा था, और आपको भी दिखना चाहिए। देखिए ये क्या हुआ है, जैसे हम इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। क्या 20, 12, 16, 20 का ट्रिपलेट बना? क्या ट्रिपलेट में किसी से भी गुना कीजिए, भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस 20 दिया था, 12 दिया था, 16 हमने निकाल दिया। जब 16 निकला तो इधर भी 16, तो 16, 16, 32, D2 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, प्रायिकता बराबर आपने कहीं ना कहीं फार्मूला तो पढ़ा होगा। प्रायिकता बराबर कुल परिमाण, नीचे कुल परिमाण, ऊपर संभावित परिमाण। क्या ये चीज आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं? 10th 9th 10th में ये सब फार्मूला आपने पढ़ा होगा। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पासा में कितना, पासा कहीं ना कहीं देखे होंगे। पासा मतलब लूडो का छक्का गोटी जो होता है उसको हम पासा कहते हैं, डाइस कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उसमें क्या होता है? 6 नंबर तक होता है। तो कौन कौन सा नंबर होता है? तो कुल परिमाण जो यहाँ पर होगा, कुल परिमाण जो यहाँ पर होगा, क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। डाइस में कुल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर। तो 6 कुल हुआ। लेकिन इसने कहा क्या? अभाज्य होनी चाहिए। तो अभाज्य में किसको किसको काउंट करेंगे? 2, 3, 5 को। तो यहाँ पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि 1 को क्यों नहीं काउंट किया। 1 को ना तो अभाज्य में काउंट किया जाता है, ना ही भाज्य में काउंट किया जाता है। ये बात आप लिख लीजिएगा कहीं या समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आए जो कि अभाज्य है? तो 2 आया, 3 आया और 5 आया। तो टोटल कै गो? 6 गो में से कै गो?
तो आपका जवाब होगा 3 गो। तो टोटल कुल कुल कितना नंबर है? 6 गो। बस इसको हल कीजिए 1/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हो सकता है बहुत सारे दोस्त गलती कर दें, तो ध्यान से समझिएगा। इसने कहा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो सर्वांग समता का कुछ रूल होता है। अगर यहाँ पर सर्वांग समता का रूल मैं देखूँ तो कुछ 4-5 रूल होता है। एस 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 और आपका एस ए एस, फिर आपका आर एच एस, फिर आपका हो जाएगा ए एस। ये क्या होता है अभी मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। फिर ए एस ए, कुछ इस प्रकार से ये सर्वांग समता का जो रूल होता है कि किसी दो त्रिभुज की साइड बराबर हो तो वो सर्वांग समता होगा। बात समझ रहे हैं? सर्वांग, अगर मैं ठेठी भाषा में समझाने का कोशिश करूं, सर्वांग समता का मतलब होता है, देखिए 2 तरह का आपका होता है। एक समरूपता होता है, समरूपता, और एक सर्वांग समता। सर्वांग समता कहने का मतलब कि जिसके अंग समान दिखे, त्रिभुज समान दिखे या ना दिखे, जिसके सर्वांग मतलब जिसके सभी अंग समान दिखे लेकिन समरूप नहीं। समरूप दिखने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए मैं ये एक त्रिभुज बनाया, इसके जस्ट मैं थोड़ा सा बड़ा भी बनाऊं कुछ इसी प्रकार से, तो ये दोनों समरूप हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समान दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसका जस्ट अपोजिट बनाऊं कि अगर मैं इस प्रकार से बनाऊं और एक त्रिभुज में इस तरह से बना दूं, तो ये उल्टाने, इसको देखिए समरूपता कहने का मतलब ये है, उसको उल्टा पुल्टा दीजिए जैसे भी वो समरूप दिखना चाहिए। जैसे भी, जैसे मैं इस त्रिभुज को बना रहा हूँ, ये इसको उल्टा पुल्टा जैसे भी उल्टा दीजिएगा वो समान दिखेगा, तो ये समरूपता हो गया। लेकिन इसको आप उल्टाइएगा तो ये दूसरे तरह दिखने लगेगा, लेकिन है समरूप यानी सर्वांग समता है। तो ये कुछ अलग रूप होता है, इसका अंग समान दिख सकता है, लेकिन इसको जैसे ही उल्टाइए पुल्टाइएगा यानी समरूपता को, तो वह समान दिखेगा। तो बस दोनों में यही डिफरेंट है और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए हर एक समरूप त्रिभुज सर्वांग समता हो सकता है, लेकिन हर एक सर्वांग समता त्रिभुज जो है वह समरूप नहीं हो सकता। ये कुछ बात पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब, ये सब कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैं हिंदी में अगर लिखना चाहूँ तो ये भुजा 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 जब इस तरह से दिखे कि कोई दो त्रिभुज का, जैसे इसका भुजा इक्वल है, फिर ये भुजा इक्वल है, ये भुजा इक्वल है, तो ये समरूपता हो गया, सर्वांग समता हो गया। क्या हो गया? सर्वांग समता। तो यहाँ भुजा एक है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। फिर भुजा कौन भुजा, यानी ये भुजा यानी साइड को हम भुजा कहते हैं। भुजा एंगल मतलब कि कौन भुजा, तो ये भुजा हो गया। तो ये वाला भी सर्वांग समता है, ये वाला भी क्या है? सर्वांग समता। भुजा कौन भुजा, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने कहा है कि नहीं है। बात समझिएगा, नहीं है, ठीक है। फिर एक तरह से राइट एंगल में, चलिए इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। देखिए एक कोण समकोण हो जाए, एक कोण समकोण समझते हैं ना, समकोण हो जाए, और दूसरा कर्ण और भुजा बराबर हो, समकोण कर्ण भुजा। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये वाला को हटाइए। यहाँ पर कोण यानी कोण, एक त्रिभुज का कोण और दूसरा कोण और तीसरा भुजा, जब इस तरह का हो तब पर भी हम कहेंगे कि वह सर्वांग सम है, तब पर भी हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम है। लेकिन ऐसा तो दिया नहीं है, ऐसा दिया नहीं है, तो ये वाला भी अभी बात को हटाइए। अब यहाँ पर कोण भुजा और कोण, क्या ऐसा दिया है? तो ऐसा आपको नज़र आ रहा होगा कि कोण भुजा कोण, तो ये भी सर्वांग सम है। तो ये वाला नहीं है, ये वाला समरूप होता है। ये वाला क्या है? समरूप। तो ये समरूपता का उदाहरण है, बाकी बात सब सर्वांग समता का उदाहरण है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, ये काम आएगा आपको कहीं ना कहीं। इस 5 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, तो सर्वांग समता में काम आ जाएगा, और इससे बाहर मेरे में से नहीं पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगर अभी तक आप लोग
लाइक नहीं किए, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और मन करे तो पहले पूरा देखिए, लगे कि हाँ इससे हमको फ़ायदा मिल सकता है इस चैनल से, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्यथा लगे कि नहीं हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर इग्नोर कीजिएगा। लेकिन पहले देखिए, समझिए बात को। मैं रीजनिंग के भी इसमें अच्छे सब क्वेश्चंस को लिया हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट सब, कोडिंग रिकॉर्डिंग सबका क्वेश्चंस को मैंने लिया है, तो देखिएगा। तो यहाँ क्या है, एक खिलौने को 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन देखिए कुछ लोग होंगे कि बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, लेकिन बेसिक तरीके से करने से क्या होगा एक बात जानते हैं कि आपका टाइमिंग कम मतलब कि ज़्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 सेकंड भी बचाते हैं तो वो हार्ड क्वेश्चन में लगाइए ना टाइम, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होगा बहुत ज़्यादा हार्ड, तो उसमें अगर टाइम लगाइएगा, अगर बन जाए तो अच्छी बात है कि नहीं। तो ये बचाइएगा समय कहीं ना कहीं, तभी तो हार्ड क्वेश्चन में समय लगाइएगा, है कि नहीं। तो वही बात है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ कि इसको आप बेसिक तरीके से ना करके थोड़ा सा अलग तरीके से करो। जैसे मैं यहाँ पर 12% पकड़ता हूँ, 12% का मतलब क्या है, 3/25। क्या है, 3/25। सीधा इसको नीचे में 100 रख कर हल कर लेना, तो 3/25। नीचे वाला जो है वो अंकित मूल्य है, क्या है, अंकित मूल्य। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और ऊपर में जो है वह छूट, ये क्या है, छूट है। ये वाला जो ये 3 दिख रहा है वह छूट है। तो इसने क्या कहा कि 12% का छूट दिया, यानी कोई वस्तु का अंकित मूल्य 25 था, यानी MP कहने का मतलब 25 था, लेकिन वह बेचा 3 छूट पर, तो CP 25 में 3 छूट, 25 में 3 छूट 22। ठीक है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 25 में 3 का छूट दे दिया तो 22 में बेच, मतलब कि बेचा। अच्छा, सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस 22 है, जो कि रियल में यहाँ पर दिया है 308। तो ये 308 की वैल्यू है, ये 22 का वैल्यू 308 है, तो ये इसका कितना गुना है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये 14 गुना है। 22 का 22, 22 चौके 88, हाँ ये 14 गुना है। ये कितना गुना? तो इसका भी आप 14 गुना कर दीजिए, 14 गुना, तो 14 गुना कीजिएगा 350। देखिए मैंने यहाँ पर माइंडली कैलकुलेट किया, कैसे, मैंने 25 गुना 14 मन में ही लिखा कि ये 25 गुना 14 होगा, लेकिन मैंने कहा कि इसे 2 से आप भाग दे दीजिए और इसे 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना 50 और ये कितना 7, तो ये कितना 7 5 32, तो 350। तो इस तरह से आप भी सोच सकते हो, और वो सोच कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस क्लास में ज्वाइन रहोगे, है कि नहीं। तो हालांकि आप अपने से भी प्रैक्टिस करके ये सब जो है डेवलप कर सकते हैं, बात समझ रहे। तो इस तरह से कीजिएगा तो आसान होगा। भले ही यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिखा समझाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ अगर मैं खुद से करता तो ये चीज़ नहीं करता। मैं यहाँ डायरेक्ट देखता कि ये 22 की वैल्यू है, कितना 308, तो मैं यहाँ पर निकालने का कोशिश करता 25 का वैल्यू, तो यहाँ से मैं कटाता तो 1 का वैल्यू कितना आ जाता 14, तो हमको 25 की वैल्यू चाहिए, तो बस मैं इसको 25 से गुना करता, बस 350 आंसर। तो इतना सा में मेरा काम क्लियर हो जाता, लेकिन बस समझाने के लिए मैं इतना सा कराया हूँ, तो समझिए ताकि सभी को समझ में आ सके, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, कदा यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होगा। ठीक है, इसको कर सकते हैं बहुत सारे दोस्त गलती, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज बनाता हूँ, इसने कहा रहा है कि अगर ABC मैं त्रिभुज बना दिया, इसने कहा किसी एक कोण का जो योग है 2 कोण बाकी 2 कोणों के योग के बराबर है। अगर मैं इसको तरीके से कहूँ तो कोण A जो है कोण B प्लस C के बराबर है, कोण B प्लस C के बराबर है। और आपको एक चीज़ पता है होता रहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। क्या आपको ये चीज़ मालूम है? होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए BC बराबर क्या है A, BC बराबर क्या है A, कोण B प्लस C बराबर क्या है A। तो इतना जगह पर हम, इतना सा जगह पर हम क्या A लिख सकते हैं, कोण A पहले से है, और क्या इतना सा जगह पर कोण A लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बराबर में 180। तो कोण A प्लस कोण A, 2 कोण A है ना, तो बराबर 180। तो कोण A बराबर क्या हो गया 90, ये दो से कट गए 90 बार में, तो कोण A बराबर क्या 90। और जिस भी त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो गया, ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कौन सा त्रिभुज कहला जाएंगे,
समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएंगे? समकोण त्रिभुज फिक्स है कि वह कहलाएंगे। इस हिसाब से मैंने साबित कर दिया कि एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जैसे कि मैं मान लूँ कि देखिए एक त्रिभुज लिया, कोण ए बी सी, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज लिया, तो इसने कहा कि क्या कहा कि ये कोण का जो, अगर मान लीजिए किसी भी एक कोण का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। तो क्या इस, अच्छा ये नहीं हो सकता है, ये 45 रह गया, इन दोनों के योग के बराबर में कभी नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? हालांकि ऐसे हो सकता है, अगर मैं इसको 90 ले लूँ तो ये 45, ये कहाँ पूरा, कभी नहीं, ये पूरे नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये 45 और ये भी 45। तो फिर भी जब 90 एक आ गया तो उसको समकोण कहेंगे। लेकिन समद्विबाहु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समद्विबाहु भी कह सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर कहा निश्चित रूप से होगा, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री फिक्स है, एक कोण 90 डिग्री फिक्स है तो उसको हम समकोण ही कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये समकोण राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ निश्चित शब्द नहीं लगाता तो समद्विबाहु भी हो सकता था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष में 1250 रुपये की राशि 1800 रुपया हो जाती है? देखिए, निकालने का हो सकता है बहुत सारे दोस्त जो अभी नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, जो नॉर्मल अभी हो सकता है साल 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, उसको जो तरीका मैं कराने वाला हूँ वो तरीका भी उसको नहीं पता होगा, निश्चित ही। अगर जो थोड़ा खेला हुआ स्टूडेंट है तो वो जान सकते हैं वो सब तरीके को। तो मैं यहाँ पर वो तरीका नहीं लगाऊंगा कि P इंटू 1 + R/100 पर पावर n यानी अमाउंट बराबर, ये फार्मूला मैं नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लगाऊंगा डायरेक्ट, किस जानते हैं क्या? P और A का रेशियो, P और A का रेशियो। तो P कितना, मूलधन कितना, तो आपका जवाब होगा 1250। अमाउंट कितना है? A, अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्रधन। यही तो बोला है कि हो जाएगी, हो जाएगी मतलब क्या? 1250 से 1800 हो जाएगा, मतलब कि बढ़कर, यानी इसमें 1200 इंक्लूड भी है, इस 18 से में 1200 इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, तो इतना। पहले हम इसको कटाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे कि दोनों कट जाए, किसी न किसी संख्या से दोनों कट जाए। तो मैं 2 से दोनों को कटा सकता हूँ, तो ये 625, ये 2 से 900, और इसको कटा सकते हैं क्या? कटा सकते हैं 5 से और भी कटा सकते हैं। तो 5 से अगर मैं कटा दूँ तो 125, और 5 से इसको 18×95, कटने का बहुत दूर तक कट सकता है। बस हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें दिख गया कि ये दोनों स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर है, और हमसे कहा है कि 2 वर्ष, हमसे क्या कहा है? 2 वर्ष। तो इन दोनों का मैं रूट कर दूंगा, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? रूट। रूट में क्या होता है? यहाँ पर करने में 2 छिपा रहता है, और यही 2 टाइम को दर्शाता है। यही 2 क्या है? टाइम। यही 2 क्या है? टाइम। यहाँ पर जो 2 वर्ष का है, अगर 3 वर्ष का था तो रूट क्यूब करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर 3 वर्ष का था तो रूट क्यूब करते, 2 वर्ष का रहा इसीलिए रूट में ही रख दिए। तो इस 625 का मान कितना? तो आपका जवाब होगा कि 25 होगा, और 900 का रूट कितना? 30 होगा। तो अब देखिए, मूलधन 25 था, हो गया है अमाउंट बढ़कर 30, तो यहाँ पर रेशियो में कितना की वृद्धि हो रही है? तो आपका जवाब होगा कि 5 का वृद्धि हो रही है। कितना पर? 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिए, परसेंटेज के लिए किससे गुना कीजिएगा? 100 से। बस इसको कटाइए, 25 चौके 100, 5 चौके 20, रेट निकल गया 20%। तो ये हमारा रेट है, और हमसे पूछा भी था कि दर किस दर पर, तो रेट 20%। बाकी बात आप इस पर निकाल सकते हो अगर आप चाहते हो। नहीं हमें निकालना है इससे, तो इसमें पुट कीजिए, आपका थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा खपेगा लेकिन टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं? निकलने का तो बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ आपको आपके टाइमिंग को कम कर देगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइमिंग अगर आप बचा लेते हो, यानी टाइम कम कर लेते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो जहाँ आप 10 क्वेश्चन करोगे वहाँ 15 क्वेश्चन करने लगोगे उतना ही टाइम में, अगर आप थोड़ा सा तरीका को चेंज करते हो तो समझिए बात को। और क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट देखिए। कहता एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। ठीक है, हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर आकार के कितने कालीन की आवश्यकता है?
यानी इसका कहने का मतलब एक हॉल है आयताकार, जिसकी लंबाई है 45, जिसकी चौड़ाई है 36। इसमें हमें पुट करना है जो कालीन, कालीन मतलब क्या, मतलब समझ सकते हैं कि वो चट्टी उट्टी जो बोरा तोरा होता है जो भी है, कालीन बिछाना जैसे, कहीं ना कहीं इसको ढकना है, इस पूरे फर्श को क्या करना है, ढकना है। तो उसकी जो एक कालीन की जो चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई है वह 6 मीटर है। अगर मैं कहूँ कि इसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई 5, तो इस तरह से कितने लगेंगे इसमें, इस पूरे को ढकने में? तो सिंपल सी बात है, आयत का फॉर्मूला लगाइए 45 गुना 36, तो ये टोटल क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल हमें इधर लगाना है किसका, एगो का। यहाँ पर अगर मैं एगो कालीन का लगाऊं तो 6 गुना 5, तो ये कालीन का ये क्षेत्रफल हुआ। तो हमें कितना चाहिए, मान लीजिए एन कालीन चाहिए, एन कालीन, ये थोड़ा सा अलग अल्टर बसर, तो एन उन कुछ भी मान सकते हैं, 100 यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए कि मान लीजिए नंबर ऑफ कालीन, नंबर ऑफ कालीन कितना चट्टी चाहिए, ये बात। तो इसको कटाइए, 6 छा के 36, 5 नवा 45, 9 छा के 54, यानी एन बराबर क्या आया, 54, यानी हमको इसको ढकने के लिए 54 कालीन चाहिए। तो ये राइट आंसर है, बात समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए ये भी कहीं ना कहीं सीपीएसपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसने कहा एक दुकानदार ने अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर त्योहार पर 30% छूट की घोषणा की, ठीक है। विजय ने इस एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और 960 रुपये की छूट मिली, तो मोबाइल फ़ोन को चिन्हित मूल्य क्या होगा? तो मैं यहाँ से डायरेक्ट देख पा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, और ये चीज़ आपको भी दिखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि देखिए, कोई वस्तु का मूल्य जो होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वह होगा विक्रय मूल्य जो होगा 100% होगा। लेकिन इसने कहा रहा है कि आपको मैं छूट दे दूंगा, कितना का, 30% का। लेकिन 30% की जगह पर उसे 900 का छूट मिला, तो यही 30% बराबर वो जो है 900 रुपये है, 960 रुपये है। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू, यहाँ पर क्या चिन्हित मूल्य, यानी ये एमपी है, एमपी ही सेलिंग प्राइस इस जगह पर था, पहले एमपी ही सेलिंग प्राइस था। तो यहाँ पर एमपी लिखिए, सेलिंग प्राइस यानी चिन्हित मूल्य लिखिए, या चाहे विक्रय मूल्य, पहले का, बाद का ये वाला जो आएगा 70%, बाद का क्या आएगा 70%। लेकिन हमें 70% की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए 100% की वैल्यू, कि चिन्हित मूल्य क्या था। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि विक्रय मूल्य क्या था तो वो अलग आंसर हो जाता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि चिन्हित मूल्य क्या होगा, तो हमें डायरेक्ट 100% की वैल्यू बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 से अगर भाग दे दें दोनों को, इसको मैं 30 से भाग दे दूँ, 30 से 3 से भाग दे दूँ तो ये 10%, इसको मैं 3 से भाग दे दूँ तो ये 32 या 96, 320। तो ये 10 को मैं 100 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो एक जीरो इधर चिपका दूँ क्या, तो चिपक जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो इधर भी आप एक जीरो चिपका दो, 3200 आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं समझने का कोशिश कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह सकते हैं। और यही बात है कि बहुतों को खटक रही है कि मैं उन सारे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ जो नॉर्मली लोग सीखने में साल, 1.5 साल, 6 महीने लगाते हैं, उन सब तरीक़ों को। तो मैं आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ सिखा दूंगा दोस्त, तो बने रहिए चैनल पर। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है मैथ रीजनिंग परफेक्ट हो जाए, यानी स्कोर करने लायक हो जाए, तो ज़रूर बने रहिए चैनल पर। देखिए, चलिए रीजनिंग को कीजिए। मैं इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का ज़्यादा क्वेश्चन ले आऊँ, तो कहीं ना कहीं आपका सिटिंग अरेंजमेंट ठीक ठाक हो सकती है। तो पहले मेरे करने से पहले आप भी कीजिए। तो क्या कहता है, एक सीधी पंक्ति, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, यानी कुछ व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार से बैठे होंगे ऊपर की ओर करके, कितनी है हमें कोई पता नहीं। तो लेकिन कहा है कि डी और आई के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो अभी कहीं फिक्स जगह पर नहीं बैठाएंगे कि कहाँ बैठाना है, लेकिन डी और आई के बीच में 3 व्यक्ति है, तो मैंने 3 व्यक्ति बैठा दिया। डी और आई के बीच में 3 व्यक्ति को बैठा दिया, कौन बैठा है नहीं पता। के और ओ के मध्य केवल 2 व्यक्ति है, तो किधरों लिख दीजिए के और ओ के मध्य 2 व्यक्ति, या ओ और के मध्य 2 व्यक्ति। देखिए इसके भी दो कंडीशन हो सकते हैं, इसके भी 2 कंडीशन हो सकते हैं, आई और डी के बीच 3 व्यक्ति, यहाँ भी 3 व्यक्ति, यहाँ भी। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि डी जो है आई के बायां है कि दायां है, ये बात इसने कहा नहीं है, इसलिए मैं 2 कंडीशन लेकर चल रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
तो दो व्यक्ति है, आई ओ के ठीक बाएं है, आई जो है ओ के ठीक बाएं है, यानी ओ के ठीक बाएं होने का मतलब ओ यहाँ हो सकता है, इसके ठीक बाएं है, या ओ के ठीक बाएं तो आई इधर हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? या आई यहाँ हो सकता है, या अगर मैं और कुछ यहाँ पर कहूँ तो ओ यहाँ हो सकता है। क्या ये चारों कंडीशन फिट कर रहा है कि नहीं? क्योंकि इसने कहा बायां जाने का मतलब क्या, आप ही इस जगह पर बैठ कर देखो, आप यहाँ पर बैठे हो, मुंडे आपका उस साइड में, सामने नहीं है पीछे है, तो आपका बायां इधर और दायां इधर, तो ओ के बाएं आई है, तो ओ के ठीक बाएं आई है, यही बात तो कह रहा है कि नहीं? तो ये कंडीशन, इतनी सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो आगे और समझिए, और क्या कह रहा है, डी के बाएं कोई नहीं है, यानी डी के हिन्ना कोई नहीं है, इस साइड कोई नहीं है, तो अब ये सारे कंडीशन कहीं ना कहीं फाइल कर रहा है, ये सब जितने भी कंडीशन है ये सही ना कहीं फाइल कर रहा है। तो डी के बाएं कोई नहीं, यानी डी के इधर कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए डी के इधर हो सकता है कि नहीं, डी के इधर हो सकता है, तो यहाँ पर डी के इधर हो सकता है, तो यहाँ ये वाला कंडीशन खत्म, तो बचा सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ठीक है, तो ये वाला आपका काम नहीं करेगा, ये गया काम से। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, आगे समझिए। डी के बाएं कोई नहीं, केवल एक व्यक्ति ओ के दाएं है, केवल एक व्यक्ति ओ के दाएं बैठे हैं, केवल एक व्यक्ति ओ के दाएं, यानी ओ का दायां किधर, इधर, ओ का दायां किधर, इधर, तो इधर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई एक व्यक्ति इधर होगा, तो इधर कोई एक व्यक्ति खाली जगह रख देते हैं। लेकिन इसने कहा है कि के और ओ के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, के और ओ, तो एक दो, तो के यहाँ पर होगा। ये वाला डायग्राम, ये वाला जो है मैंने अरेंज किया, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, जो इसने कंडीशन दिया वो उस कंडीशन के आधार पर बैठ गया। तो अब बताइए, अब हमारा क्या आंसर हो सकता है? पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो गिन लीजिए कै गो है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। यहाँ कौन है नहीं पता, लेकिन 7 वो जरूर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये नहीं कि ये खाली जगह है तो इसको नहीं गिनेंगे, यहाँ कोई ना कोई बैठा है, लेकिन उसका नाम मेंशन नहीं किया है, तो क्या हम गलत मान ले? नहीं, तो कोई ना कोई है तो संख्या, तो उसको गिनेंगे, है कि नहीं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बनाइए। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नहीं तो आप पेपर निकाल कर देखिए। मैं यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेता हूँ जो कि बार बार पूछा गया है कहीं ना कहीं, कि मतलब रेलवे की किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं ही लेता हूँ, ना कि दूसरे जगह से। तो समझिए बात को, और क्या कहूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पर क्या गया, कुछ केक आइसक्रीम है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएं? कुछ केक का हिस्सा, ये केक है, इसका कुछ हिस्सा आइसक्रीम है, कुछ हिस्सा क्या है? आइसक्रीम है, ठीक है। और उसके बाद इसने कहा कुछ केक बटर है, कुछ का यानी केक का कुछ हिस्सा बटर है, ठीक है। और सभी केक अंडा है, यानी जितने भी ये केक वाला भाग दिख रहा है वह अंडा के अंदर आ जाएगा, अंडा के अंदर। ये मान लीजिए अंडा को ए से लिख देता हूँ, अंडा। तो ये फिगर मेरा बन गया, ये डायग्राम हमारा बन गया कथन के अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए निष्कर्ष पर चलिए। कुछ बटर आइसक्रीम है, कुछ बटर आइसक्रीम है। क्या बटर और आइसक्रीम का कोई कथन में चर्चा किया था क्या, या इससे रिलेशन हम बना सकते हैं क्या? हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं। जब कन्फर्म नहीं तो ये गलत, कन्फर्म नहीं तो गलत। अगर कन्फर्म वाली बात रहता तो सही करते हैं। संभावना वाली बात हो सकता है, इससे इसका रिलेशन हो सकता है। अगर मैं इसकी दूसरी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इसका डायग्राम हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं होगा, क्योंकि कथन में ऐसा नहीं कहा गया है। सभी अंडे आइसक्रीम है। क्या जितने भी आइसक्रीम है वो अंडा के अंदर दिख रहा है क्या? ये वाला ब्लू वाला लाइन के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं। और इसने कहा भी नहीं है कहीं कि सभी जो
आइसक्रीम है वो अंडे हैं, नहीं, या तो सभी अंडे जो है वो आइसक्रीम, ऐसा नहीं कहा है, तो ये वाला भी गलत। अगर मान लीजिए इसने सभी अंडा आइसक्रीम, यहां पर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, होने का हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है, तो ये गलत। तो जब एक और दो दोनों गलत, तो दोनों को गलत कीजिए, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और भी मिलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। देखिए इस तरह से बड़ा छोटा चुनने वाला भी क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें कैसे किया जाए। देखिए यहाँ से थोड़ी सी नॉइस आ सकती है क्योंकि दोस्त बिजली भाग गई, और बिजली भागने पर इन्वर्टर पर शिफ्ट होने पर थोड़ी सी नॉइस आने लगती है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हो सकता है नहीं भी आ सके लेकिन मैन्युअली आता है। तो देखिए नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो ठीक है, सत्य के बारे में पूछा है तो मैं इसका एक डायरेक्ट आपको एक सोल्यूशन देगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, दो चीज का तुलना करने के लिए बोल रहा है, जिसका तुलना करने के लिए बोल रहा है उसको लिख लीजिए P और D। तो P यहाँ है, D यहाँ है, तो देखिए P से बड़ा इधर बड़ा की ओर भाग रहा है यानी D की ओर, फिर क्या है बराबर, फिर क्या है E वाला फिगर, फिर कौन सा, तो बस यही 3 फिगर दिखा। जब इसके बीच में कहीं भी ऐसे और ऐसे दिख जाए, ऐसे या ऐसे दिख जाए, तो आप उसको गलत मानिएगा। क्या मानिएगा? गलत। तो ये गलत है क्योंकि इसके बीच में एगो ऐसे आ गया, एगो ऐसे आ गया, और जब ऐसा वाला दिख जाए तो गलत मानना है, या ऐसा वाला दिख जाए तो गलत मानना है। ये बात अगर कंफर्म मान यानी समझ गए तो ये क्वेश्चन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सोच कर ही बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए और आगे, तो ये पहला तो गलत, पहला गलत, हमसे पूछा है कि सत्य वाली बात पूछा है। अब इसको देखते हैं, जेड बराबर ई, जेड कहाँ है? यहाँ है, और ई कहाँ? इसके बीच में कहीं ये दोनों चिन्ह बन रहा है क्या? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वाला और इधर ये वाला, तो दिख गया ऐसा वाला फिगर। और जब ऐसा वाला फिगर दोनों के बीच में दिख जाए तो हमने क्या कहा? गलत मानना है, तो गलत आंसर। फिर अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहा? ए और जेड के बीच में तुलना करने के लिए बोल रहा है, क्या जेड ए से बड़ा या बराबर है? तो जेड कहाँ? यहाँ, और ए कहाँ? यहाँ, ठीक है, जेड और ए, तो जेड और ए के आसपास में। तो देखिए जेड से बड़ा पी है, पी से बड़ा ए है, तो ए और जेड के बीच में कौन कौन सा चिन्ह आ रहा है? ये वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए बड़ा है, बराबर की बात कहीं नहीं हुई है, बराबर की बात कहीं नहीं हुई है, तो ये गलत। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब चलिए आगे देखिए, अब जब 3 को मैंने गलत कर दिया तो ये तो ऑलरेडी सही होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। ई और ए के बीच में बोल रहा है ए बड़ा होनी चाहिए, क्या बोल रहा है? ए बड़ा होनी चाहिए, तो ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो ठीक है, तो बड़ा या बराबर, बड़ा बराबर। तो देखिए जब इस तरह के बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, तो ये वो बड़ा आया ना बीच में, तो ये कन्फर्म है कि ए बड़ा है, कन्फर्म है कि ए बड़ा है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से जल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 शिक्षक केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 6 शिक्षक बोल रहा है, तो इस तरह से 6 को बना लीजिए लकीर, भले वृत्त मत बनाइए, अगर इसके ऊपर वृत्त खींचिएगा तो ये भी चलेगा। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसे 6 को बैठाएंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे? लेकिन ऐसे बैठाने से बेहतर है कि ऐसे ही लिखिए, जल्दी होगा और समझ में जल्दी आएगा। तो केंद्र की ओर देख रहा है, सबकी मुंडी किधर है? अंदर की ओर। कहा है कि केंद्र की ओर उन्मुख होकर, नहीं सबकी मुंडी अंदर की ओर है, सब अंदर देख रहा है। बात समझ रहे हैं? कुछ इस प्रकार से इसने कहा है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें देखिए। अब यहाँ पर पहला जो है पढ़िए, रूही सोफी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि बायां जाना है तो इधर घूमना है, दायां जाना है तो इधर घूमना है। अगर आप भी यहाँ पर बैठकर देखो कि आप यहाँ पर बैठे हो और अंदर हुलक रहे हो तो आप किधर जाओगे? अगर आपका बायां हाथ होगा तो किधर? इधर, दायां हाथ होगा तो किधर? इधर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पर बैठाने का कोशिश करता हूँ। रूही सोफी के बाएं, जिसके आगे में के लिखा है उसको पहले लिखिए, तो मैं सोफी को एस लिख रहा हूँ, ठीक है। सोफी के बाएं दूसरे,
पहला, दूसरा कौन, रूही। रूही को मैंने आर लिखा, रूही को मैंने क्या लिखा, आर। क्या मेरी बात को समझ रहे, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो रूही को मैंने आर लिख दिया। अब मैं इन दोनों से रिलेटेड, मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है। अब इन दोनों से रिलेटेड वाक्य को मैं ढूंढूंगा, ना कि कोई अदर वाक्य को। रूही और सोफी कहीं भी दिख जाए उस वाक्य को पकड़ना है। तो हमें यहाँ पर सोफी दिख गया, क्या दिख गया, सोफी। इधर क्या है, क्योंकि इधर सोफी नहीं दिखा है, गौतम और दिनेश है, तो इस वाक्य को अभी इग्नोर करेंगे, इस लाइन को अभी इग्नोर करेंगे। तो हमें सोफी वाला पर चलना है, सोफी। तो ठीक है, सोफी और गौतम, प्रीति जो है सोफी और गौतम के निकट यानी निकटस्थ है, तो यानी निकट है कौन, प्रीति, किसके, सोफी और गौतम को। तो एक बात बताइए, क्या गौतम यहाँ पर कभी आ सकता है, क्योंकि गौतम ऑलरेडी यहाँ रूही बैठा हुआ है, तो गौतम फिक्स है कि यहाँ आएगा। और सोफी और गौतम के बीच में कौन है, प्रीति। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर बहुत सारे दोस्त बोलेंगे आपका नाम ओरिजिनल क्या है, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ, मेरा नाम ये है, आप समझ लीजिए क्या है ओरिजिनल नाम, ठीक है। भले ही लोग हमें मंडल जी के नाम से जानते हैं और आगे आप लोग भी हमें यही नाम से जानोगे, लेकिन रियल नाम ये है। ये नाम इसलिए है कि मेरा पूरा नाम गौतम कुमार मंडल है, और लोग जो है प्यार से कोचिंग में या जहाँ पर मैं टेस्ट वगैरह लगाने जाते थे वहाँ मंडल जी कहते थे, तो बस और कुछ नहीं है। मेरा कोई एटीट्यूड फला निकलना नहीं, बस ऐसे ही निक नाम मैंने रख दिया है। चैनल का भी नाम स्टडी वंस ONSY मंडल जी, इस नाम से आप हमें सर्च करके नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी नाम है, ठीक है। तो आगे समझिए जो भी है। अब इन ये जो चारों लोग हैं, इनसे रिलेटेड कहीं अगर वाक्य मिल जाए उसको ढूंढना है, ठीक है। तो हमें रूही यहाँ दिखा, रूही यहाँ दिखा, और आपको भी फटाफट दिखनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। वाक्य में आपको भी फटाफट दिखनी चाहिए अगर जल्दी करनी है तो रूही के ठीक बाएं मैरी है, तो बाएं किधर, इधर, मैरी यहाँ पर। अब एक के व्यक्ति बचा होगा, जो भी होगा वो यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है और एक स्थान खाली है। तो दिनेश हमें यहाँ पर दिखा था, यहाँ पर दिनेश को बैठा दीजिए, बिना वाक्य को पढ़े आंसर आपका, ठीक है। जैसे कहा कि गौतम दिनेश के दाएं से तीसरा है, दिनेश के दाएं से तीसरा है, तो यहाँ पर देखिए गौतम है, इसको दाएं से गिनिए चाहे बाएं से गिनिए, जब विपरीत हो तो वह तीसरा ही है, बात समझ रहे हैं। तो ये डायग्राम बन गया, ये फिगर बन गया। तो अब हमसे पूछा है रूही और सोफी दोनों का निकट, यानी दोनों के निकट कौन है, दोनों किसके निकट है, रूही और सोफी। तो रूही यहाँ, सोफी यहाँ, इसके निकट कौन, दोनों के निकट, दोनों के निकट, ये नहीं कि इस, हालांकि रूही का निकट तो ये भी है, मैरी भी है, और सोफी का निकट ये प्रीति भी है, लेकिन हमको कह रहा है कि दोनों का निकट होना चाहिए, दोनों का कॉमन व्यक्ति ये डी है, ये दोनों का दोस्त है दिनेश, इज राइट आंसर, बात समझ रहे हैं। तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्त आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। क्या मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है आपको? अगर आ रही है तो लाइक कर दीजिए, क्या जाता है दोस्त, आपको कुछ जाएगा क्या, कि पैसा वैसा लगता है, नहीं ना, तो कर दीजिए। उससे हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल सपोर्ट मिल सकता है, बात समझ रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट में अंतर है। फाइनेंशियल सपोर्ट करने का मतलब कि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोशल सपोर्ट ये होगा कि आपकी लाइक की वजह से हमारी चैनल थोड़ा सा ग्रो होगी, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रही है तो आप सोचिए, अगर लग रहा है कि हाँ अच्छा है, सही कंटेंट दे रहा है, तो आप जरूर सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए दोस्त। हमें भी बहुत इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खुद से टाइपिंग करना, PDF बनाना, क्वेश्चन कलेक्ट करना, बात समझ रहे हैं, फिर वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करना, सब फिर एडिटिंग वगैरह करके आपको आपके पास पहुंचाना, समझ रहे हैं कितना मैं पर डे मेरा एक वीडियो बनाने के पीछे 4 घंटा जाता है। अगर ये कम से कम टाइम के बारे में बता रहा हूँ, एक वीडियो बनाने में 4 घंटा जाता है, तो समझिए दोस्त बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर जो भाई साहब जो होंगे कहीं ना कहीं ऑलरेडी यूट्यूब के पर वीडियो वगैरह बनाते होंगे तो उसको पता होगा ये बात। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस और आ गए,
तो इसमें भी वही चीज कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा। तो हमने क्या कहा कि ऑप्शन को पकड़िए, और जे, और क्या कह रहा है, जे जो है जेड बड़ा है, जे से जेड बड़ा है, तो जे और जेड की तुलना बोल रहा है। तो जे यहाँ पर और जेड यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ बड़ा बड़ा का चिन्ह है और यहाँ पर बराबर है, थी फिक्स है कि जेड बड़ा है, फिक्स है कि क्या है, जेड बड़ा है। तो 1 नंबर सही। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बाकी बात और भी चेक कर सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में कुछ गलती ना हो तो सही हो सकता है। देखिए क्यू बोल रहा है कि क्यू से पी बड़ा है, क्यू और पी का तुलना करते हैं, तो क्यू यहाँ है और पी यहाँ है, क्यू और पी, इसके बीच बीच में ये वाला चिन्ह बराबर, फिर ये वाला चिन्ह आ गया, तो हमें ये ऐसा वाला चिन्ह दिख गया, बीच में ऐसा वाला चिन्ह दिख गया, इस तरह से फिगर बन गया। जब इस तरह से फिगर बन गया तो वो गलत, क्या कहा, वह गलत। अगर मैं तीसरा ऑप्शन को चेक करूं, देखिए आर बड़ा है जेड से, आर और जेड का तुलना, आर यहाँ पर है और जेड यहाँ पर, तो जब इन दोनों के बीच दिख गया तो यहाँ इसके बीच में दिखे, यहाँ ये वाला और यहाँ ये वाला, एगो यहाँ दिखा और एगो ऐसे यहाँ दिखा, तो ये वाला चिन्ह बन गया, तो ये गलत। बात समझ रहे हैं? फिर P और L के बीच में, P और L के बीच में देखिए P यहाँ, L यहाँ, और इसने क्या कहा है कि P से बड़ा L है, P से बड़ा L है। क्या ये सत्य बात है? तो ये चीज को प्राप्त करने के लिए यहाँ बराबर है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो यहाँ पर बड़ा बड़ा आ रहा है, इसका मतलब P बड़ा है ना कि L, और इसने कहा कि L बड़ा है, तो इस हिसाब से ये गलत। बात समझ रहे हैं? हालांकि यहाँ इससे पहले ही मार्कर निकल जाते हैं, आराम से सही हो जाता है, आपको दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़िए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत लोगों को परेशानी होता है कि ये इतनी बड़ी डाटा दिया है, कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं कहना चाहता है दोस्तों, मैं सिंपल सा कहता हूँ, कुछ नहीं कहना चाहता है। जो इसमें रिलेशन है, जो इसमें रिलेशन है, वही कहीं ना कहीं ऑप्शन में रिलेशन ढूंढना है, ये फालतू का चीज देता है। नहीं तो आप इस तरह के मैंने कई क्वेश्चंस करवाए हैं, हर एक अलग अलग वीडियो में मैंने इस तरह से अलग अलग डाटा पर रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, आप खामखा इसको पढ़ने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्ट आप इसमें रिलेशन ढूंढने का कोशिश कीजिए कि इसमें रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 से 1, 6, 4 से क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैं डायरेक्ट आपको घुमाऊं फिराऊंगा नहीं, सिंपल सा हिसाब किताब बताता हूँ। ये जो 6 है, 6, इसका 1 का डबल करके घटा देना है, 1 का डबल करके घटा देना है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, तो 6 में 2 घटेगा 4 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 15 है, 15 में इस 3 का डबल करके घटा देना है, 3 का डबल करके घटाना है, तो 15 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, 9। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर ढूंढिए कौन सा ऑप्शन में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस 25 में इसका डबल, 9 दूनी 18 घटाना है, तो क्या 7 आएंगे? आएंगे, तो खत्म कहानी। बाकी बात और ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, आपकी इच्छा। नेक्स्ट देखिए, सलीका अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो इसको डायरेक्ट पढ़ते जाइए और करते जाइए, और कुछ बातें आपको याद रखनी है, जो मैं प्रायः बताता हूँ कि आपको दिशा निर्देश की बात याद रखनी है, और कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इससे अगर ऊपर जाना है तो आपको उत्तर जाना होगा, इससे इस पॉइंट से इधर जाना होगा तो आपको पूरब जाना होगा, इस पॉइंट से नीचे जाना होगा तो आपको दक्षिण जाना होगा, और इधर जाना होगा तो आपको पश्चिम जाना होगा। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिए, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सलीका अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण जाता है। अगर मैं कहूँ कि उसका घर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसका घर यहाँ है, इससे वह दक्षिण जा रहा है, दक्षिण जाने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे जा रहा है, नीचे कितना, 15 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। यहाँ पर कुछ सूचना भी दिया है कि 90 डिग्री मुड़ना है। 90 डिग्री मतलब कि कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए, कोण जब भी मुड़े तो 90 डिग्री पर मुड़े। तो फिर कहता है वह दक्षिण की ओर चलता है, और फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पूर्व किधर, इधर, तो इधर मुड़ गया और 10 चला, इधर मुड़ गया और 10 चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर किधर, ऊपर, तो इधर जा रहा था, इसका दिमाग घूम गया, बस ऊपर चल गया। कितना, 25 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 है, ये 15 तो आगे 10 गया होगा, आगे यहाँ से 10 गया होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 25 किलोमीटर दूरी तय की, अंत में पश्चिम की ओर गया। अंत में क्या किया, पश्चिम, पश्चिम किधर, इधर जाएगा, तो इधर ये पश्चिम की ओर गया, और कितना,
तो 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर। तो ये 10 है तो कुछ यहाँ पर 10 इतना होगा इधर, तो इधर 5 एक्स्ट्रा और गया होगा, 5 एक्स्ट्रा और गया होगा, है ना। अब वो अपने घर से किस दिशा में है, तो उसका घर यहाँ पर है। उसका घर अगर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर उसका घर है। वह घर अभी पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये कौन सा दिशा में, तो यहाँ पर आपको ऐसे लकीर खींचना है, ऐसे खींचना है। तो ऊपर क्या उत्तर, इधर क्या पश्चिम। तो ये कहाँ पर आया, उत्तर पश्चिम के बीच में। तो ये उत्तर पश्चिम राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर लगता है कि आपको स्लो है तो आप फास्ट, उसमें आपका ऑप्शन होगा फास्ट करने का, कर लीजिएगा। अगर लग रहा है कि फास्ट हम करा रहे हैं, थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। आपकी मूड पर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं, ऐसा आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक निश्चित संख्या में एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठा है। पहले जैसा सवाल है लेकिन कुछ अलग होगा। बी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो चलिए, ऊपर की ओर बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बायां इधर हो, आपका इधर बायां होगा और इधर दायां होगा। इस बात को कॉमन रख सकते हैं, याद कि ऊपर देखना है तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो बी सी के दाएं से, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, सी के दाएं से, दायां किधर, इधर इधर इधर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर बी, कोई दिक्कत नहीं। इनसे रिलेटेड यहाँ पर सी दिख गया। सी के बाएं कोई नहीं है, यानी सी के इधर कोई नहीं आ सकता है, सी के इधर कोई नहीं आ सकता है, इधर रास्ता बंद, नहीं बैठ सकता है। ए और बी के मध्य में केवल 4 व्यक्ति बैठा है। तो अलग में कहीं पर बैठाते हैं, ए और बी के मध्य में 4 व्यक्ति, ए और बी के मध्य में 1 2 3 4 व्यक्ति, या बी के मध्य में 4 व्यक्ति। क्या ये 2 कंडीशन हो सकता है? लेकिन अगर कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो पहला कथन में अगर मैं कहूं, अगर मैं यहाँ पर बी को बैठाता हूं, इस वाले कंडीशन को लेता हूं, तो इधर तो 4 को बैठ सकता है, लेकिन इस वाले कंडीशन को ले लेता हूं तो यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इधर कहा है कि कोई एंट्री नहीं है, इधर बैठने की कोई एंट्री नहीं है, तो ये कंडीशन आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये कंडीशन लोगे, 1 2 3 4, और कौन सा, ए, बी और ए के मध्य में 4 व्यक्ति, तो बैठ गए। ओके, तो ये यहाँ से इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आगे बढ़िए। तो देखिए, डी के दाएं से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी के बारे में भी तो हमें पता नहीं कहाँ बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, लेकिन ए और डी के मध्य में केवल 4 व्यक्ति है। ए और डी के मध्य में 4 व्यक्ति है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है। तो ए और डी के मध्य में 4 व्यक्ति, तो बैठाता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि ए और डी के मध्य में 4 व्यक्ति, तो ऑलरेडी ए और बी के मध्य में 4 व्यक्ति बैठ चुका है। तो अब ए और डी के बारे में बोल रहा है, तो डी को हमको इधर ही लेना होगा, ठीक है। और डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति है। डी के दायां किधर, इधर जाएगा, 1 2 व्यक्ति, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में यदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो सी और डी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, सी और डी के मध्य में, तो कहां से बोल रहा है, सी, ये सी और डी के मध्य में। तो कई गो मध्य में की बोल रहा है, तो डी को छोड़ना है और सी को छोड़ना है, बाकी बात गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो अच्छी बात है ना। और आना भी चाहिए समझ में। अगर नहीं आए तो पुनः देखने का जरूर कोशिश कीजिए, समझने का जरूर कोशिश कीजिए। देखिए, जब तक आप नहीं समझने का कोशिश कीजिएगा तो मैं कितना समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप चाह लोगे कि हमें समझना है तो मैं हल्की से भी समझाऊं, हल्की से भी आपको पुश करूं, तो आराम से आप समझ लोगे। बात समझ रहे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लगाइए यहाँ पर दिमाग उमाग, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखनी है, प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू आपको कंठस्थ याद है तो आराम से इसको बहुत फास्ट, बहुत जल्दी कर सकते हो। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक जो होता है, जेड कितना पर 26वां पर, ए कितना पर 1वां पर। तो ये जो जैसे सी का दी तीसरा, ये जो ए का जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू प्लेस वैल्यू कितना है 3 है, तो ये इसको प्लेस वैल्यू। तो यहाँ से ये ए से लेकर जेड तक टोटल याद रखनी है, और अगर याद रखते हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा, और इसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, P से भी हुआ है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 16 से 22 हुआ है,
तो 16 से 22 6 बढ़ा है, 22 से ये 28 हुआ है। आपको कहेंगे कि बी तो 2 पर है तो 28 आप क्यों बोल रहे हैं? तो एक बात बताइए, जेड, जेड के बाद क्या आएगा? ए और बी। जेड कितना पर होता है? 26, ए 1 और 2, तो यहाँ पर 6 2 26 2 28 हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये जेड प्लस 2 है, जेड प्लस 2 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं 28, तो यहाँ भी 6 बढ़ा है, यहाँ भी आपका 6 बढ़ा है, क्योंकि ये 8 पर आता है, ये 2 पर है तो 6 बढ़ा है। ये इससे भी आप 6 बढ़ाओ, 8 6 14, 14 पर आता है एन, तो एन से शुरू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन एन से शुरू नहीं है, ये ऑप्शन एन से शुरू नहीं है, तो इसकी कहानी खत्म। अब आपको डायरेक्ट आंसर पर तक पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। तो अब यहाँ से शुरू ना करके अंतिम में देखिए, ये दोनों में अलग अलग है, तो अंतिम को चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ 7 है, ये 5, ये 2 पर है, और ये 23 पर है, और ये 18 पर है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से 5 कम हुआ है, यहाँ से भी ये 5 कम हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? 28। कहने का मतलब बी पे नहीं, आई एम सॉरी, देखिए अगर आप गौर से देखिए तो ये बी आपका जेड से बी हुआ 5 कम, और ये यहाँ से डब्लू, तो यहाँ से भी देखा जाए तो ये 5 ही कम हुआ है। अगर मैं कैसे कह रहा हूँ इस बात को समझिए कैसे। तो ये 28 है, 28 में 5 जाएगा तो 23 होगा। अभी अभी बताया कि बी 28 पर आता है, वो किस हिसाब से? जेड प्लस 2, इस हिसाब से। तो 5 घटा है, यहाँ से भी 5 घटा है, 18 पर, आर 18 पर आता है, यहाँ से भी 5 घटा है, इधर से भी आप 5, 18 में 5 घटाओगे 13, 13 पर क्या आता है? एम आता है। तो एन शुरू में एन, लास्ट में एम, तो एक ही ऑप्शन में ये करेक्ट, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। पूरा हल करना पड़ा क्या? नहीं। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचिए, और वो सोच सकते हैं आप लोग। अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो आराम से सोच सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो बहुत सारे भाइयों ने सही आंसर दिया और कुछ ने डिटेल्स में भी लिखा। तो अच्छा लगता है जब इस तरह से आप कमेंट करते हैं तो, और जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है। तो कोशिश कीजिए कि मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका थोड़ा डिटेल्स में भी जानकारी दे दीजिए। तो चलिए, मैं भी इसका डिटेल्स में आपको बताने का कोशिश करता हूँ। जिसने गलत किया है उसके लिए, हालांकि जो सही किया वो भी समझ सकते हैं। तो इसमें कहा है कि किस प्रकार का कोयला प्रति यूनिट सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा, यानी जो सबसे अच्छा कोयला होगा वही तो ऊष्मा अच्छा करेगा, सबसे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, अधिक ऊष्मा। तो इसमें से एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है। कोयला का 4 प्रकार होता है, जिसमें कि एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, एक बिटुमिनस होता है। आप लोग याद रखिएगा ये क्या होता है? बिटुमिनस। चलिए, ये 4 क्वालिटी का कोयला होता है, और सबसे खराब क्वालिटी का अगर कोयला कहा जाए तो ये आपका पीट होता है। पीट होता है ये सबसे खराब क्वालिटी का। चलिए, अच्छा क्वालिटी कोयला के एक खासियत बताता हूँ। रंग तो सभी के काले होंगे, ठीक है, लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का कोयला होगा वह आपके हाथ को काला नहीं करेगा। क्या इस बात को जानते थे? अगर जानते थे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते थे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ जानते थे। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी। तो इसमें चलिए कार्बन, इसको कैसे पता किया जाता है कि ये अच्छा है कि खराब है, इसको कैसे पता किया जाता है? तो इसमें कार्बन की मात्रा को देखकर पता करते हैं। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है लगभग 94 से 98% के बीच, 94 से 98% के बीच कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन, ठीक है। कहीं कहीं 95 से 99% दिया रहता है, लेकिन ये जो डाटा लिया हूँ प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम की किताब से इस डाटा को मैंने उठाया है। तो कोयला तो जानवे करते हैं, कोयला सभ्य है। तो कोयला में क्या, तो कौन सा कोयला ये तो नहीं पता है। लिग्नाइट में आपका जो लिग्नाइट होता है इसमें 28 से 30% होता है, 28 से 30% कार्बन होता है। फिर आपका बिटुमिनस में जो आपका हो जाएगा, ये बिटुमिनस में 78 से 80% लगभग, 78 से 80 नहीं 86%, 78 से 86% के बीच होता है। और फिर आपका एक कोयला कौन सा बच गया? पीट। पीट में लगभग 27% के आसपास होता है कार्बन। तो इस प्रकार से इसकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी याद रख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट में कर दीजिएगा ये क्वेश्चंस का। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक QR है, जहाँ से आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ पर PDF वगैरह, हालांकि मैंने 30
वीडियो का PDF डाल दिया है, तो आप लोग ज़रूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर अब मैं फालतू चीज़ें नहीं डालता हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ। ओके, तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे थोड़ी सी हमारी हौसला गिर जाता है और फिर मन करता है कि छोड़ दें। लेकिन कुछ भाइयों का फिर कमेंट पढ़ के मन करता है कि नहीं, चलिए कुछ तो कर रहे हैं, छोड़ देंगे तो जिसको हम पर भरोसा है वो कहीं ना कहीं बात समझ सकते हैं। तो हालांकि अगर आपको पसंद आए तो हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर करने का कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ जो भी हमारे तरह अच्छे कंटेंट दे सकते हैं, या मतलब कि जिसका भी आपको कंटेंट अच्छा लगे उसको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आता है। तो अगर उसको सपोर्ट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो भी आगे जाएंगे और आपको भी आगे तक ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा। तो शेयर कर दीजिएगा किसी स्टडी ग्रुप में, या भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उसके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारी क्लास से जुड़ सके, हमारे वीडियो के साथ जुड़ सके और अपना आगे बढ़ा सके तैयारी को। तो बताइएगा कमेंट करके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि ये आपको वीडियो ये कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।